नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई की जांच को मंजूरी दे दी गई है। आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माता पिता के अनुरोध का सम्मान किया है, जहां निष्पक्ष व पारदर्शी न्याय के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये बातें उनकी ओर से कही गई। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि एसआईटी की जांच के बाद अभियुक्तों को मिली आजीवन के कारावास। तो वहीं आपको यह भी जानकारी दे दें कि सोशल मीडिया ऑडियो क्लिप्स में जांच अभी भी लगातार जारी है। जहां देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वर्गीय अंकिता भंडारी प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान की है और जहां उन्होंने कहा कि अंकिता के माता पिता के अनुरोध और उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का उद्देश्य शुरू से ही और अंत तक जो है निष्पक्ष और पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से न्याय सुनिश्चित करना है और जहां आगे भी लगातार जांच इस मामले में जारी रहेगी। जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि घटना की जानकारी मिलते ही महिला एसपीएस की जो अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है और जहां अभियुक्तों को शीघ्र ही गिरफ्तार इसमें किया गया और जहां प्रभावी पैरवी के चलते किसी को भी जमानत भी इस मामले में अभी तक नहीं मिली है। तो जिस तरीके से इस मामले में लगातार मांग की जा रही थी सीबीआई जांच को लेकर, अब उस पर मंजूरी मिल चुकी है। बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। स्वर्गीय बहन इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभय, जिस तरीके से प्रदेश भर में लगातार खासतौर पर कांग्रेस की ओर से सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, परिवार की ओर से भी लगातार ये मांग की जा रही थी और जिस पर अब मंजूरी दे दी गई, क्या कुछ ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि जो राज्य सरकार पर जो जन दबाव लगातार बढ़ रहा था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच यहाँ पर की जाए, सामाजिक संगठन लगातार इस बात को लेकर अपना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे थे और कुछ ये कह सकते हैं कि पार्टी के भीतर भी, यानी सत्ताधारी दल भाजपा के भीतर भी नेताओं की तरफ से लगातार अपनी ही सरकार से मांग यहाँ पर की जा रही थी। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर दूसरे बड़े पार्टी के वरिष्ठ विधायक हो, वो लगातार इस बात की पैरवी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे और अंततोगत्वा ये कह सकते हैं कि लगातार जो दबाव सरकार पर पड़ रहा था, उसी दबाव के चलते राज्य सरकार ने इस अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच की अपनी संस्तुति यहाँ पर दी है और ये कहा जा सकता है कि अब आने वाले दिनों में जो सीबीआई जांच यहाँ पर होगी, उस सीबीआई जांच से सारी चीजें निकलकर सामने आ पाएगी। खासतौर पर जिस बीआईपी के नाम की गुत्थी को अभी तक एसआईटी अपनी जांच में नहीं सुलझा पाई थी, जिस बीआईपी को लेकर राज्य सरकार पर लगातार और भाजपा पर दबाव यहाँ पर बढ़ रहा था, वो अब इस सीबीआई जांच से निकलकर सामने यहाँ पर आ पाएगा। और ये कह सकते हैं कि अंकिता भंडारी के जो माता पिता थे, जिन्होंने एक दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की थी, उसमें अंकिता भंडारी की माता ने साफ तौर पर ये कहा था और मुख्यमंत्री से मांग यहाँ पर की थी कि सीबीआई जांच यहाँ पर होनी चाहिए ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके, जो दोषी है उनको कठोर से कठोर सजा यहाँ पर मिल सके। वर्तमान में कहा जा सकता है कि जो एसआईटी की जांच यहाँ पर गठित हुई थी, उस एसआईटी की जांच में भी जो डीआईजी, तत्कालीन जो डीआईजी थी पी रेणुका, उनकी तरफ से जो जांच यहाँ पर की गई थी, उस जांच के चलते ही जो तीनों जो आरोपी थे, यानी इस हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे, उन तीनों को कड़ी सजा यहाँ पर मिली है। कोर्ट की तरफ से उनको आजीवन कारावास की सजा यहाँ पर दी गई है और अभी भी ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार लगातार इस विषय पर विधिक राय लेने का काम यहाँ पर कर रही थी। पहले से ही कारावास की इसमें सजा सुना दी गई थी और किसी को भी जमानत जो है नहीं मिली है और अब सीबीआई की ओर से जांच की जाएगी, तो क्या कुछ इसमें अब प्रक्रिया रहेगी?
बिल्कुल राज्य सरकार ने पिछले 24 घंटे के भीतर लगातार विधिक राय को लेने का काम यहाँ पर किया है, क्योंकि जिस तरीके से आशंका यहाँ पर जताई जा रही थी, जो संभावना थी कि अगर राज्य सरकार सीबीआई जांच की संस्तुति यहाँ पर करती है और सीबीआई इस मामले को जितने जल्दी यहाँ पर टेकअप करेगी तो जो अपराधी अब तक सलाखों के पीछे है और वो अपनी जमानत का आधार बनाने का काम यहाँ पर करेंगे, यानी बेल को लेने का काम यहाँ पर करेंगे। तो ऐसे में विधिक राय लेने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर हुआ और सरकार की जो पैरवी है, सरकार ने भरोसा भी अंकिता भंडारी के माता पिता को यही यहाँ पर दिया कि निष्पक्ष जांच और पारदर्शी जांच यहाँ पर रहेगी, ताकि जो हत्यारे हैं उन हत्यारों को किसी भी कीमत पर यहाँ पर दोष मुक्त न किया जा सके, उनको कठोर से कठोर सजा यहाँ पर मिल सके। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन या जो दूसरे राजनीतिक दल यहाँ पर सरकार से मांग यहाँ पर कर रहे थे, उनके लिए भी ये कह सकते हैं कि उनकी मांग को भी जानने का काम सरकार ने किया है। और सबसे बड़ी बात ये कहा जा सकता है कि धामी सरकार कठोर निर्णय एक के बाद एक निर्णय प्रदेश हित जनहित के लिए यहाँ पर ले रहे हैं और उसी में सीबीआई जांच को भी यहाँ पर समझा जा सकता है। जी बिल्कुल अभय जी, मैं एक और सवाल आपसे, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। इस पूरे मामले को लेकर जो वीआईपी को लेकर, एक वीआईपी का जो शब्द है वो भी काफी प्रचलित रहा है, तो उस पर अब किस तरीके से क्या हो सकता है कि अब इन सभी सवालों पर जो लगातार उठ रहे थे, खासतौर पर विपक्ष की ओर से, उन पर अंकुश लगेगा? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने उसी वीआईपी की गुत्थी को सुलझाने के लिए एक और यहाँ पर कह सकते हैं कि एसआईटी का गठन यहाँ पर करा है। यानी भाजपा के जो पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर, उनकी जो कथित पत्नी है उर्मिला सनावर, उनके जो ऑडियो क्लिप्स यहाँ पर आए थे, जिस ऑडियो क्लिप्स में वीआईपी का जिक्र यहाँ पर हुआ था और भाजपा संगठन के बड़े नेताओं के नाम यहाँ पर सामने आए थे, उसको भी सुलझाने का काम अब यहाँ पर जल्द से जल्द एसआईटी की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। उर्मिला सनावर की पूछताछ यहाँ पर जारी है। दो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर, उनसे भी पूछताछ के लिए यहाँ पर कहा गया है, वो भी अपना समय यहाँ पर जल्द यहाँ पर एसआईटी को देंगे। जांच में सहयोग की बात उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई है। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से अब जो वीआईपी के नाम की जो गुत्थी है, जो अभी तक अनसुलझी यहाँ पर नजर आ रही थी, जिसको लेकर काफी आक्रोश प्रदेश में देखने को यहाँ पर मिल रहा था, जनता उस वीआईपी के नाम को जानना यहाँ पर चाहती थी, वो वीआईपी का नाम भी जल्द यहाँ पर खुलासा होते हुए नजर आएगा। और ये कहा जा सकता है कि जैसे ही सीबीआई जांच इस पूरे मामले को अपने हैंडओवर करने का काम यहाँ पर करेगी, तो फिर ये समझा जा सकता है कि जितने भी आरोपी हैं एक के बाद एक यहाँ पर पूछताछ के दायरे में यहाँ पर आते जाएंगे और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा उस दौरान देने का काम सीबीआई जांच की तरफ में भी यहाँ पर हो पाएगा। जी ठीक है अभय जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही 2 होनहार बेटियों की शिक्षा को नया संबल दिया है। जी हां, आपको बता दें कि जिला प्रशासन के सीएसआर फंड के माध्यम से जीविका अंथवाल और नंदिनी राजपूत को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है, जहां दोनों छात्राओं की पढ़ाई को प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा के तहत पुनर्जीवित किया गया है, ताकि आर्थिक कठिनाइयों से उनके जो सपने थे वो पूरे होने में उनकी बाधा ना बने। जहां आपको यह भी जानकारी देते चले कि बीकॉम की छात्रा जीविका और जिनके पिता वर्तमान में आईसीयू में भर्ती हैं और अब वे सीए बनने की तैयारी लगातार जारी रख सकेंगी। उन्होंने पढ़ाई के लिए लैपटॉप भी उन्हें उपलब्ध कराया गया है। और वहीं कक्षा 11वीं की छात्रा नंदिनी राजपूत, जिनके पिता का निधन जो है वो हो चुका है और जहां नीट की तैयारी कर डॉक्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगी। और इस अवसर पर डीएम सविन बंसल ने यह भी कहा कि जरूरतमंद बेटियों की शिक्षा को जीवित रखना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है और शिक्षा की स्पार्क को भी बुझाना नहीं दिया जाएगा। तो पिछले संस्करण में हमने 1 जनवरी को 4 बच्चों को नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के अंतर्गत पढ़ाई के लिए एनेबल करवाया था। उनके संस्थानों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जिस आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो उनको रिज्यूम करवाया था, रिक्वायर्ड फीस को, चार्जेस को जमा करवा कर। उस दौरान उनके परिवार के सर्कमस्टांसेस ज्ञात हुए थे। अब खबर रामनगर से है, जहां फलपट्टी क्षेत्र में फलदार वृक्षों के कटान पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद अवैध गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला रामनगर के ग्राम शंकरपुर भूल क्षेत्र से सामने आया है, जहां बगीचे में खड़े फलदार पेड़ों को अवैध रूप से काटकर कॉलोनी निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया और इस संबंध में स्थानीय निवासी ने
उप जिला अधिकारी रामनगर को लिखित शिकायत सौंपते हुए नियमों के खुले उल्लंघन का आरोप लगाया है और तत्काल ही कार्रवाई की मांग भी की गई। तो वही जानकारी देते चले कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम प्रमोद कुमार ने जांच के आदेशों को जारी कर दिया है। उन्होंने बताया कि फल उद्यान विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित की गई है, जो कि मौके पर पहुंचकर जांच करेगी। तो वही जांच में यह देखा जाएगा कि भूमि फल पट्टी क्षेत्र में आती है या नहीं और कितने फलदार वृक्षों का कटान हुआ है। तो वहीं आपको यह भी बता दें कि निर्माण कार्य नियमों के अनुरूप है या नहीं, ये सभी बातों का ध्यान टीम की ओर से रखा जाएगा। जहां एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि शिकायत सही पाए जाने पर अवैध निर्माण को सील करने, जुर्माना लगाने, कानूनी कार्रवाई सहित सख्त कदम उठाए जाएंगे। देखिए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक संज्ञान में आया कि शंकरपुर भूल में कुछ लोगों के द्वारा अवैध तरीके से बगीचे में, आम की जो बगीचा था उसमें कुछ पेड़ों का अवैध कटान किया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होती है अभी तहसीलदार साहब को और उद्यान अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है और दोनों टीमों को भिजवा कर वहाँ जांच कराई जाएगी। यदि इसमें वास्तव में पेड़ कटिंग किया गया है अवैध तरीके से, तो उसमें नियमानुसार जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। तो खबरें लगातार जारी रहेंगी। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते खबरों की ओर। खबर रुड़की से है, जहां जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने निर्वाचन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बीएलओ को सम्मानित किया गया और जहां एसआईआर के कार्य में बेहतरीन योगदान देने वाले बीएलओ को उनके समर्पण के लिए शॉल, पेन और डायरी भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया है। जहां इस अवसर पर 9 महिला बीएलओ तो वहीं 1 पुरुष बीएलओ को सम्मानित किया गया। जहां दीपक रामचंद्र सेठ ने यह भी कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन प्रक्रिया में बीएलओ की अहम भूमिका रही और जहां उन्होंने बीएलओ को भविष्य में भी लगन, पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में तहसीलदार विकास अवस्थी, रजिस्ट्रार कानून गो अमरीश शर्मा के साथ अन्य गण भी मौजूद रहे। एसआईआर एक्टिविटी चल रहा है, उसके दौरान हमारा सभी बीएलओ अपना अपना क्षेत्र में हर घर जाके 2025 का आज के दिन का सूची है, उस मतदाताओं को 2003 के सूची से मिलान का कार्रवाई कर रही है। उसी दौरान सबसे अच्छा करने वाले सभी हमारा चारों विधानसभा में बीएलओ थे, उनको हमने किस किसने 1000 के आसपास और 100% तक लगातार कर रहे थे, उनको आज सम्मानित किया है ताकि बाकी बीएलओ को भी इससे उत्तेजन मिले और सभी लोग अपना प्रगति और लाए। और आपके माध्यम से मैं सभी मतदाताओं को यही कहता हूँ कि हमारा बीएलओ अपना घर में आ रहा है, तो आपका घर पे आते वक्त जरूर आप 2003 का सूची में या अपना खुद का नाम या अपना पिता का या दादा का नाम हो, उनका भाग संख्या और क्रम संख्या साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर के साथ ये सूचना अपना बीएलओ को दे दे ताकि अपना बीएलओ ऐप में भी वो मैप करे और एसआईआर के टाइम में आपको ज्यादा दस्तावेज देने का और जरूरत ना पड़े। हरिद्वार और ऋषिकेश के गंगा घाटों पर गैर हिंदू का प्रवेश पर प्रतिबंध लगने वाला है। जी हां, संतों समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों की मांग पर राज्य सरकार मोहर लगाने वाली है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल्द इसे अमल में लाने के संकेत दे दिए हैं। देखिए देहरादून से अभय कैंतुरा की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2027 में अर्ध कुंभ आयोजित होने जा रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार व्यवस्थाओं की तैयारी कर रही है। वहीं लंबे समय से संतों और सामाजिक संगठनों की गैर हिंदुओं के गंगा घाट में प्रवेश की मांग भी तेज हो चुकी है। विश्व हिंदू परिषद, श्री गंगा सभा हरिद्वार और अखाड़े के संत समाज सरकार पर जल्द इसे लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि हरिद्वार नगर पालिका की 110 वर्ष पुरानी नियमावली 1916 और 1953 में हर की पैड़ी सहित गंगा के पवित्र घाटों पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर स्पष्ट प्रतिबंध का प्रावधान है। इसीलिए गैर हिंदू का प्रवेश धार्मिक आस्थाओं और परंपराओं के अनुसार वर्जित होना चाहिए। श्री गंगा सभा हरिद्वार समय समय पर इसको लेकर मांग उठाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये कोई नया निर्णय नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक धार्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मर्यादाओं की रक्षा के लिए पूर्व से लागू नियम है। संगठन की ओर से मांग नहीं है, ये समस्त सनातनियों की, हमारे हरिद्वार क्षेत्र में निवास करने वाले समस्त सनातनियों की डिमांड है और मैं उन्हीं की मांग को लेकर के यहाँ आया हूँ कि इस पूरे कुंभ क्षेत्र को अहिंदू प्रवेश निषेध घोषित करा जाए, यह हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए, जिसके आधार पर हमारे होने वाले
करोड़ों श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्थाएं, हमारे यहाँ पर धार्मिक आयोजन, उत्सव, हमारे तीर्थ की मान मर्यादा बनी रहे। अंग्रेजों के समय में कुछ वर्ष पहले, मतलब मेरे को लगता है कि लगभग 100 वर्ष पहले म्युनिसिपल बायलॉज का गठन हुआ, और उस म्युनिसिपल बायलॉज के गठन के अंदर उस क्षेत्र को अहिंदुओं का प्रवेश निषेध करा, अहिंदुओं का निवास निषेध करा। तो निश्चित रूप से यह उस समय की भी आवश्यकता थी और यह आज की भी आवश्यकता है। और आज की आवश्यकता ये इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आज वातावरण और ज्यादा दूषित हो चुका है, और ज्यादा खराब हो चुका है। तो निश्चित रूप से हमारे कम से कम इस धार्मिक क्षेत्र को हिंदू क्षेत्र घोषित करा जाए, और यहाँ पे जितने हमारे घाट हैं, जितने इन घाटों के ऊपर जो भी हमारा धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, उन सभी घाटों पे हमारे अहिंदुओं का प्रवेश घोषित क्षेत्र में प्रवेश निषेध होना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गंगा घाटों पर गैर हिंदू के प्रवेश को लेकर कहा कि सभी स्टेक होल्डर से बातचीत हो रही है। पहले के नियमों और प्रावधानों का अध्ययन किया जा रहा है। जैसा सबका मत होगा उसी आधार पर निर्णय लिया जाएगा। पहले ही कहा है कि हम सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं और सभी जो पहले के प्रावधान बने हुए हैं, प्रावधानों का भी अध्ययन कर रहे हैं। उसके आधार पर जैसा सब लोगों का मत बनेगा उसके आधार पर आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार निकाय एक्ट 1954 के तहत हर की पैड़ी क्षेत्र के 8 किलोमीटर में गैर हिंदुओं रात्रि विश्राम और कोई प्रॉपर्टी खरीदना प्रतिबंध है, लेकिन इस शक्ति से अमल नहीं किया जा रहा है। अब देखना होगा कि क्या सरकार कुंभ 2027 में धार्मिक परंपराओं और संतों की मांग पर गैर हिंदू का प्रवेश गंगा घाटों पर करेगी या नहीं। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां बटकोट के क्षेत्र में आई भीषण आपदा से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए बाबा बोकनाग देव समिति ने एक सराहनीय कदम उठाया है। आपको बता दें कि समिति ने मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के लिए 1,01,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। और जहां ये राशि क्षेत्र के 13 गांवों में एकत्रित की गई, तो जहां आपको बता दें कि बाबा बोकनाग देवता के आह्वान पर दान अभियान के जरिए जुटाई गई है, और जहां इस राशि का चेक उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में जमा करने के लिए भेजा जा रहा है। क्षेत्र के विभिन्न संगठनों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे मानवीय संवेदनाएं और सामाजिक एकजुटता का बेहतरीन उदाहरण बताया। सबसे पहले तो बाबा बोकनाग मंदिर समिति को धन्यवाद देना चाहूँगा कि धराली आपदा पीड़ितों को 1,01,000 रुपये उन्होंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को सहायता दिया है। सबसे पहले तो मैं बाबा बोकनाग की तरफ से और नए साल के उपलक्ष्य में सबको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। बाबा बोकनाग जी जब कपनोल में झूले थे, उस दिन बाबा ने जो है रुद्र गले से दया भाव से जो है धराली की तरफ इशारा करते हुए कहा था, झूल के कहा था कि भाई वहाँ पर जो है मेरी पूजा का जो भी सामग्री है, चावल इत्यादि या जो धन है, इसको जो है वहाँ दिया जाए। और कुछ अपनी माला की तरफ इशारा करके, यदि पैसा नहीं है समिति के पास तो मैं अपनी माला बेच करके वहाँ कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो समिति ने निर्णय लिया है उसके बाद कि क्यों ना हम लोग कुछ सबको 12-13 गाँव को पूछ करके कि भाई अगर आप भी अपना कुछ योगदान करना चाहते हैं, तो सबने अपनी सहमति दिखाई। और कई गांव ने जो है, जैसे विशेषकर नंदगांव ने इसमें जो है बढ़ चढ़ करके भाग लिया। 40-45 हजार रुपए उनसे एकत्रित करके बाकी गांव ने जो है जितना भी जिससे हो सका सबने जो है इकट्ठा करके बाबा जी की मनोकामना को हमने जो है पूर्ण किया। और बाबा जी की जो इच्छा थी उसको आज जो है हमने एसडीएम साहब के माध्यम से जो है धराली आपदा के लिए जो है 1 लाख कुछ का चेक जो है प्रदान किया है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।